तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को टोटल 5 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। और 5 फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है आपका जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हमको पता है कि जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वैलेंस शेल पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को वो ईजिली एक्सेप्ट कर लेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब था इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। तो अगर वैलेंस शेल पे जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो जेड इफेक्टिव के इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन जो है वो ईजिली वो एक्सेप्ट कर लेगा, और इस कारण से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। इसके बाद दूसरा जो है वो है आपका शेल नंबर। तो शेल नंबर में अगर देखा जाए, जो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू शेल नंबर। ठीक, शेल नंबर अगर इंक्रीज करेगा तो शेल नंबर के बढ़ने से होगा क्या कि वैलेंस शेल की जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू शेल नंबर। इसको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपके पास ये न्यूक्लियस हो गया, शेल नंबर को जब बढ़ाएंगे तो शेल नंबर के बढ़ने से जो वैलेंस शेल का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपका बढ़ने लगेगा। तो डिस्टेंस जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो वैलेंस शेल है ये न्यूक्लियस से दूर जा रहा है और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी बढ़ने लगेंगे। इस कारण से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। इसके बाद जो थर्ड फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है वो है शील्डिंग कांस्टेंट। तो शील्डिंग कांस्टेंट की अगर बात करें तो आपका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई जेड इफेक्टिव इक्वल टू क्या होता है, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। अब अगर सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, और जेड इफेक्टिव की वैल्यू अगर घटेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, शील्डिंग कांस्टेंट। इसके बाद जो फोर्थ फैक्टर है, तो फोर्थ फैक्टर है कि अगर मान लो किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल फील्ड या हाफ फील्ड है, तो ऐसे केस में वो कॉन्फ़िगरेशन आपका स्टेबल है और वो अपनी स्टेबिलिटी को लूज़ करना नहीं चाहेगा। इस कारण से उसकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उन सभी स्पीशीज़ की कम होती है जिनका कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड है या फिर फुल फील्ड है। तो फॉर हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है तो ऐसे केस में देन इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ वेरी लेस। ठीक, उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो बहुत ही कम होगी। इनफैक्ट उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की कोई टेंडेंसी नहीं होगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो ज़ीरो हो सकती है या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनफैक्ट नेगेटिव भी हो सकती है। तो अगर किसी का कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड या फुल फील्ड है तो ऐसे केस में उसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो बहुत ही कम होता है, वो नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है कि उसके इलेक्ट्रॉन लेने की कोई टेंडेंसी ना हो। और लास्ट जो फैक्टर है, तो फिफ्थ फैक्टर यहाँ पे ये है कि फॉर सेम शेल, एक ही शेल की अगर बात करें तो देखो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सबसे ज़्यादा एस सबशेल के लिए होता है। एस सबशेल से कम पी, डी सबसे कम किसके लिए, एफ। इसका रीज़न क्या है कि एक शेल के अंदर जो सबशेल्स हैं एस, पी, डी और एफ, इसमें न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक कौन है, एस, और सबसे दूर कौन है, एफ। तो एस क्योंकि न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान है, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना उतना आसान नहीं है। तो इसीलिए एस सबशेल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है और एफ सबशेल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है फॉर सेम शेल नंबर। तो इसको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि टोटल हमने 5 फैक्टर देखे। पहला फैक्टर था जेड इफेक्टिव, दूसरा फैक्टर था अपना शेल नंबर, तीसरा फैक्टर था शील्डिंग कांस्टेंट, चौथा फैक्टर था हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, और पांचवा फैक्टर था इसको पेनिट्रेशन पावर भी बोलते हैं,
पेनिट्रेशन पावर मतलब कि कौन सा ऑर्बिटल कितना ज़्यादा न्यूक्लियस के टुवर्ड पेनिट्रेटेड है, या किस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना कितना डिफ़िकल्ट है। तो पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा किसकी है? एस की है। या सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटेड कौन है न्यूक्लियस के टुवर्ड? एस। तो एस से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे डिफ़िकल्ट है और एस में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना सबसे आसान है। तो इसीलिए एस का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सबसे हाई है और एफ का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें पीरियोडिक वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो पीरियोडिक वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो पीरियोडिक वेरिएशन है, तो इसमें देखो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आपको पता है कि भाई जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव कितने से बढ़ता है भाई? 0.65। तो जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जो जनरल ट्रेंड है वो ये है कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसकी वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज करती है, ठीक है ना। जनरली क्यों बोला है? क्योंकि कुछ ऐसे भी स्पीशीज़ होंगे जिनका कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड या फुल फील्ड होगा, और हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो रिलेटिवली क्या होती है? लेस होती है। तो यहाँ पे अपने पास पीरियोडिक वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में देखा जाए तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड सिंस Z effective increases, hence electron affinity increases generally। ठीक, जो जनरल ट्रेंड है वो ये है कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर क्योंकि Z इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो इस कारण से EA भी इंक्रीज करेगा। ठीक, अब देखो पहला जो पीरियड है उसमें हाइड्रोजन और कौन है आपका? हीलियम। ठीक, अब लेफ्ट टू राइट Z इफेक्टिव बढ़ेगा, तो Z इफेक्टिव जब बढ़ेगा तो EA भी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। लेकिन इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम में हाइड्रोजन की ज़्यादा है, हीलियम के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। क्यों? क्योंकि हीलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये 1s2 है, जबकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1 है। तो ये ऑलरेडी फुलफिल्ड है और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी है, तो ये ऑलरेडी स्टेबल है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की कोई टेंडेंसी नहीं, जबकि ये जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये फुलफिल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस कारण से इसके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा है। तो इसीलिए हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हीलियम। अच्छा, इसके बाद सेकंड पीरियड की अगर बात करें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अब थोड़ा सा समझ लें, इसमें अगर देखा जाए तो देखो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जो Z इफेक्टिव है तो Z इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, और कितने से इंक्रीज करेगा? बाई 0.65। तो जब Z इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो जो अपना EA है वो भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखें हम तो रास्ते में एक एलिमेंट मिलेगा बेरिलियम, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। फिर आपको एक एलिमेंट मिलेगा नाइट्रोजन 1s2 2s2, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3, और फिर आपको एक एलिमेंट मिलेगा नियॉन, तो नियॉन जो है ये 1s2 2s2 2p6 है। ठीक, अब इन तीनों का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हाफ फील्ड या फुल फील्ड है। ठीक, जैसे बेरिलियम जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 है, ये कॉन्फ़िगरेशन आपका जो है ये फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। 1s2 2s2 2p3 जो है ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और जो p6 है ये अगेन कैसा कॉन्फ़िगरेशन है आपका? एक फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक, आपको पता है कि फुल फील्ड और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन नेचर में कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। तो अगर ये नेचर में स्टेबल है तो इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की कोई टेंडेंसी नहीं है। इसका मतलब इन सभी का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा वो नेगेटिव वैल्यू होगा, और बाकी सबका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कैसा वैल्यू होगा? पॉजिटिव वैल्यू होगा। ठीक, तो हमें ये पता चलता है कि इन तीनों का, बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियॉन, इन तीनों का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू है वो कैसा है? नेगेटिव। ठीक, तो इन तीनों की जो वैल्यू है वो सबसे कम होगी, बाकी सबकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। अब इन तीनों भी अगर देखा जाए, बोरॉन, नाइट्रोजन और नियॉन, तो इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव वैल्यू है वो किसकी होगी? नियॉन की। क्यों?
क्योंकि नियॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये नोबल गैस का है, और नोबल गैस जो है वो नेचर में कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। इस कारण से नियॉन की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की वो सबसे कम है, और इसका जो ई का वैल्यू होगा वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा। अच्छा, इसके बाद बेरिलियम और नाइट्रोजन में Be और N में जो जेड इफेक्टिव है वो नाइट्रोजन का ज़्यादा है। तो नाइट्रोजन रिलेटिवली आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा एज कम्पेयर टू बेरिलियम। ठीक, तो इसमें अगर देखा जाए तो जो ओवरऑल ऑर्डर बनता है आपके पास, जो ओवरऑल ऑर्डर है इसमें सबसे लीस्ट वैल्यू जो है वो नियॉन की होती है। ठीक, नियॉन की वैल्यू सबसे कम होगी, या सबसे कम टेंडेंसी किसकी होगी, नियॉन की। नियॉन के बाद बेरिलियम और इसके बाद जो है वो नाइट्रोजन। ठीक, इन तीनों के लिए जो ई की वैल्यू थी वो कैसी थी, नेगेटिव। ठीक, इसके बाद इन सब बाकी जो एलिमेंट्स बच गए यहाँ पे हमारे पास लिथियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इन सब के लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा, लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो जेड इफेक्टिव जब बढ़ेगा तो क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक और एक्सेप्शन आता है लिथियम और बोरॉन में। ठीक, लिथियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये 1s2 2s1 है, और बोरॉन का खैर इससे मतलब नहीं है आपको, ये 1s2 2s2 2p1 है। होता क्या है कि लिथियम अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2, और 1s2 2s2 नेचर में कैसा होता है, स्टेबल होता है। तो इस कारण से इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे अपने पास जो लिथियम है, तो लिथियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो बोरॉन से भी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे आपको बोरॉन, बोरॉन के बाद लिथियम, लिथियम के बाद अब इसके बाद जो बच गए तो इसमें जेड इफेक्टिव भी डोमिनेटिंग है, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो ई भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे अपने पास बोरॉन, लिथियम, इसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक, नाइट्रोजन नहीं, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो नाइट्रोजन क्योंकि पीछे आ गया है तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इन सब के लिए जो वैल्यू है ये क्या है, आपका पॉजिटिव है। तो इसका एक बहुत ही इरेगुलर सा ट्रेंड है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है, नियॉन की है, और सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है, फ्लोरीन की है। यहाँ पे नियॉन, बेरिलियम और नाइट्रोजन, इन तीन के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है। मतलब इलेक्ट्रॉन इनमें ऐड करने के लिए एनर्जी हमको क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। जबकि इन सब के लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है ये पॉजिटिव है, मतलब डेल्टा एच नेगेटिव है, यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो एनर्जी ये रिलीज करेंगे। अब इसमें भी लिथियम की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये बोरॉन से ज़्यादा है। इसका रीज़न हम क्या बताएंगे, तो इसका रीज़न ये है कि लिथियम जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये 1s2 2s2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 1s2 2s2 जो है वो नेचर में कैसा होता है, स्टेबल होता है। इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन को बहुत ही आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा, और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो बढ़ जाएगी, और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो बोरॉन से क्या होगी, ज़्यादा हो जाती है। ठीक, तो इस चीज़ को हमें याद रखना है। सिमिलर ट्रेंड जो है वो बाकी पीरियड्स पे भी हमें मिलता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो ये था अपना अक्रॉस द पीरियड। नेक्स्ट बात करेंगे अलोंग द ग्रुप। तो अलोंग द ग्रुप अगर देखें हम, यहाँ तक अगर कोई डाउट होगा तो उसको आप लोग जो है चैट सेक्शन में लिख सकते हो, तो है ना, यहीं पे क्लियर भी कर देंगे उसको। इसके बाद नेक्स्ट है वेरिएशन अलोंग द ग्रुप। ठीक, तो वेरिएशन अलोंग द ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो टॉप टू बॉटम मूव करने पर क्योंकि जो शेल नंबर है वो इंक्रीज करता है, तो शेल नंबर अगर इंक्रीज करेगा तो अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ठीक, तो इसका एक्सेप्शन नहीं है, एक ही एक्सेप्शन है जिसको अलग से लिखेंगे हम। ठीक, तो यहाँ तक हमने देखा कि टॉप टू बॉटम मूव करने पर क्योंकि शेल नंबर इंक्रीज करेगा, तो शेल नंबर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। तो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, इसको यहाँ में एक लाइन में लिख दे रहे हैं इसको। तो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप सिंस n increases, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक, तो n increases, hence
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। तो n इंक्रीज करेगा, n जो है आपका वो शेल नंबर है या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो n की वैल्यू इंक्रीज करेगी और जो है E की वैल्यू डिक्रीज करेगी। किसी ने क्वेश्चन पूछा है व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द पीरियड्स, तो रेस्ट पीरियड्स में भी सेम ट्रेंड मिलेगा, ठीक ना, जैसे जो इनके नीचे हैं वो पीछे आ जाएंगे, बाकी सब आगे हो जाएंगे, ठीक। ग्रुप की बात कर रहे थे यहाँ पे, तो देखो ग्रुप में अपने पास यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखो अब इसको जनरलाइज करेंगे, सब ग्रुप को एक साथ नहीं लिखेंगे अब, ठीक ना, सभी ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज करेगा। एक्सेप्शन जो है बस एक ही जगह पर है, एक्सेप्शन ये है कि जो सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स हैं और जो थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स हैं, उसमें थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सेकेंड पीरियड वाले वालों से जो है वो ज़्यादा होती है। तो एक्सेप्शन जो है, एक्सेप्शन, और इसका रीज़न भी समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, ठीक, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, ठीक। तो थर्ड पीरियड और सेकेंड पीरियड एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की ज़्यादा होती है। कहने का मतलब क्या है कि देखो आपके पास बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक, नियॉन वगैरह की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो वैसे ही क्या है, नेगेटिव है, यानी इलेक्ट्रॉन लेने की कोई टेंडेंसी है ही नहीं। अच्छा, इसमें बोरॉन के नीचे कौन आएगा, एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे कौन आएगा, तो सिलिकॉन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे कौन आएगा, सल्फर और क्लोरीन। अब डाउन द ग्रुप मूव करने पर हमने जो ट्रेंड पढ़ा है कि जैसे जब डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो ट्रेंड है वो इस तरह से होना चाहिए था, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी। लेकिन होता क्या है कि सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि देखो जैसे आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक, तो इसमें जब डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो डाउन द ग्रुप मूव करने पर शेल नंबर बढ़ेगा और ये घटेगा। तो ट्रेंड क्या होना चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक ना, ये ट्रेंड हमें मिलना चाहिए। लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन में ये थर्ड पीरियड का है और ये कौन से पीरियड का है, सेकंड पीरियड का है। तो थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड वाले से ज़्यादा होती है, यानी कि जो ऑर्डर है वो ये नहीं मिलता, ऑर्डर मिलता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यानी फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्लोरीन से कम हो जाती है। ऐसा पूरे पी ब्लॉक में होता है, ठीक ना, बोरॉन से लेकर फ्लोरीन तक, ठीक ना, पूरे पी ब्लॉक में ये ट्रेंड हमें मिलता है। अब इसका रीज़न क्या है, तो रीज़न को एक एग्जांपल से समझेंगे, एफ और सी एल से समझेंगे, ठीक ना, सेम रीज़न बाकी सब में भी है। तो ये क्वेश्चन पी ब्लॉक का भी है, या इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो पी ब्लॉक में गिवन है, ठीक ना, ग्रुप नंबर 17 में हैलोजन फैमिली जहाँ पे। तो क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन, ठीक। तो देखो इसके दो रीज़न होते हैं। पहला रीज़न ये है कि देखो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आपका 2,7 है, ठीक, जबकि क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन जो है ये आपका 2,8,7 है। फ्लोरीन आपका सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, क्लोरीन कौन से पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। अब इसमें अगर देखा जाए तो दोनों के वैलेंस शेल में, जैसे इसके वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, ठीक। और क्लोरीन के भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे अपने पास 2, 8, 7, तो यहाँ पे 2, ठीक ना, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, ठीक। तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्लोरीन के वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, तो फ्लोरीन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्लोरीन भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब देखो होता क्या है, पहला जो रीजन इसमें दिया जाता है कि फ्लोरीन का साइज़ काफ़ी छोटा है क्योंकि ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, और क्लोरीन का साइज़ काफ़ी बड़ा है क्योंकि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को आने से रेजिस्ट करेंगे, या ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, बाहर की तरफ क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे, रिपल्शन होगा। इसको बोलते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अब फ्लोरीन का जो साइज है वो काफ़ी छोटा है, तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कॉन्सेंट्रेटेड है, जबकि क्लोरीन का जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है, तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिस्पर्स्ड है। तो यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होगा, जबकि यहाँ पे जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो ज़्यादा होगा। इस कारण से यहाँ इलेक्ट्रॉन ईजिली ऐड नहीं होगा, जबकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो ईजिली ऐड हो जाएगा। ये तो हो गया पहला रीज़न, ठीक। दूसरा रीज़न ये है कि फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ठीक ना। भाई फ्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p5, ठीक। लेकिन जो क्लोरीन है, क्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये 1s2, या इसको इस तरह से लिखें, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नियॉन 3s2 3p5 3d0। तो क्लोरीन जो है इसके वैलेंस शेल में d ऑर्बिटल्स हैं, और ये जो d ऑर्बिटल्स है ये खाली पड़े हुए हैं। तो d ऑर्बिटल्स क्योंकि वैकेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन को ईजिली एक्सेप्ट कर लेगा, जबकि फ्लोरीन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है। तो होता क्या है कि क्लोरीन हैज़ वैकेंट d ऑर्बिटल्स so that it can accommodate the extra electron easily while fluorine cannot। और दूसरा चीज़ ये है कि फ्लोरीन का साइज भी क्या है, काफ़ी छोटा साइज है। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई 3 लोन पेयर है ना, 1 2 और 3, तो 3 लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट है, जो कि काफ़ी कम सरफेस एरिया पे है। इस कारण से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा इस पर रिपल्सिव फोर्स काफ़ी बढ़ जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ओवरऑल ऑर्डर जो मिलता है आपको, तो देखो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में दिक्कत नहीं है, ये तो ट्रेंड को फॉलो ही कर रहा है कि शेल नंबर बढ़ गया तो ईए घट गया, लेकिन फ्लोरीन का जो ईए है वो क्लोरीन से कम हो जाता है। तो इसके 2 रीज़न मैंने बता दिए। पहला रीज़न क्या बताओगे कि फ्लोरीन का साइज़ काफ़ी छोटा है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। और दूसरा रीज़न ये है कि क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, जिसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ये अकोमोडेट कर सकता है, लेकिन फ्लोरीन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है या डी ऑर्बिटल नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने में इसको दिक्कत होती है। आगे बढ़ते हैं। तो आपको देखो याद क्या होना चाहिए कि डाउन द ग्रुप ईए डिक्रीज करेगा। एक्सेप्शन क्या होंगे कि जो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं इनका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सेकंड पीरियड वालों से ज़्यादा होगा, ठीक। जैसे क्लोरीन थर्ड पीरियड का है तो इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये फ्लोरीन से ज़्यादा है। इसमें एक पॉइंट और आपको याद रखना है, नोट लगा, एक पॉइंट और लिखना है यहाँ पे कि नोट, ठीक, ऑक्सीजन हैज लीस्ट ईए इन इट्स ग्रुप। देखो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सल्फर से तो कम है ही, क्यों, तो 2 रीजन बता दिए, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन और इसके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, ठीक। लेकिन इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन काफ़ी ज़्यादा है, तो होता क्या है कि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये अपने ग्रुप में सबसे कम होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखो सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, और सबसे कम जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो किसकी मिलती है, ऑक्सीजन की मिलती है। तो इस पॉइंट को अलग से हमने लिखा है और ये हमें याद होना चाहिए, ठीक। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो डेटा है वो पी ब्लॉक में गिवन है, ठीक। पी ब्लॉक में एक जो चार्ट बनाया है ऑक्सीजन फैमिली में उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेटा गिवन है। तो ये जो एक्सेप्शनल केस है ये हमें अलग से याद होना चाहिए कि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है में सबसे कम है, बाकी सभी ग्रुप्स में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा तो जो सेकंड पीरियड वाला एलिमेंट होगा वो थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट के पीछे चला जाएगा, मतलब सेकंड पोजीशन पर, जबकि ऑक्सीजन फैमिली में जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चला जाएगा, सबसे लास्ट पोजीशन पर। अच्छा, अब इसको समराइज कर रहे हैं तो देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की कोई टेंडेंसी नहीं है, ठीक। अब किन एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। किसी ने क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि लिथियम में भी तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है ना, नहीं। एक चीज़ ध्यान रखना कि जो 1s1 कॉन्फ़िगरेशन होता है ये हाफ फील्ड के कैटेगरी में नहीं आता है, या इसकी जो स्टेबिलिटी है वो हाफ फील्ड के तरीके से हम नहीं देखते हैं, ठीक ना। जबकि P3, F7 या D5 बायो, अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली, शिवपुरी, तिलबन कॉलोनी, रांची। हाफ फील्ड की तरह स्टेबल नहीं है,
क्योंकि यहाँ एक्सचेंजेस पॉसिबल नहीं है, जबकि P3, D5 या F7 में एक्सचेंजेस पॉसिबल है। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये था यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव फॉर, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो नेगेटिव किन किन के लिए होगा? तो सबसे पहला एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं इनका कॉन्फ़िगरेशन NH2 होता है, ठीक है। इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2 है। इस कारण से इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की कोई टेंडेंसी नहीं होती है और इनका जो Ea है वो नेगेटिव हो जाता है। इसी तरह से आपका जो सेकंड है नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस की अगर बात करें तो ये NH2NP6 कॉन्फ़िगरेशन है। तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये NH2NP6 है। तो NP6 कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नेचर में कैसा है? आपका फुलफिल्ड है और ये स्टेबल भी है, तो इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की कोई टेंडेंसी नहीं है। अच्छा, इसके बाद थर्ड में नाइट्रोजन फैमिली में सिर्फ नाइट्रोजन का Ea नेगेटिव होता है, ठीक ना। तो नाइट्रोजन ओनली इन नाइट्रोजन फैमिली। तो नाइट्रोजन फैमिली में सिर्फ नाइट्रोजन का ही जो Ea है वो नेगेटिव है, जबकि फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी का जो Ea है वो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि देखो नाइट्रोजन फैमिली में ये सारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक ना। फॉस्फोरस, आर्सेनिक खैर जो है आपका ये मेटलॉइड है जो कि पार्शली नॉन मेटल भी है। तो इसमें ये सब आपके नॉन मेटल्स हैं और साथ ही साथ फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी के पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स हैं, जबकि नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन एक तो हाफ फिल्ड भी है और इसके पास कोई वैकेंट d ऑर्बिटल भी नहीं है। इस कारण से इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी जो है वो कम हो जाती है, जबकि फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी के पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स भी हैं और ये नॉन मेटल्स भी हैं। तो इस कारण से इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव वैल्यू आपको मिलती है, ठीक। एक दो क्वेश्चन यहाँ मैं लिख रहा हूँ, आपको रीज़न बताना है, ठीक ना। तो एक्सप्लेन व्हाई क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई, है ना, Ea ऑफ alkali metal greater than Ea ऑफ alkaline earth metal। पीरियोडिक वेरिएशन मैंने सारा आपको बता दिया है। अब एक क्वेश्चन देख रहे हैं, तो यहाँ पे Ea ऑफ alkali metal इज ग्रेटर देन Ea ऑफ alkaline earth metal। तो रीजन सिंपल सा है, अल्कली मेटल का कॉन्फ़िगरेशन NH1 है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2 है। तो यहाँ पे जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो NH2 में कन्वर्ट होगा, यानी फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा, जबकि NH2 ऑलरेडी कैसा है? फुलफिल्ड है। तो इस कारण से इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है वो कम है, जबकि इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा है ना। सिंपल सा रीज़न है कि इलेक्ट्रॉन लेते ही ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि यहाँ पे ये ऑलरेडी कैसा है? NH2 है। तो इसके इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है वो क्या है? कम है। अच्छा, इसी तरह से जो सेकंड है आपका, तो सेकंड है Ea, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ और इसको थोड़ा सा इलेबोरेट भी कर रहे हैं। तो इसमें सेकंड है Ea ऑफ कार्बन फैमिली और Ea ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, ठीक। तो कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली में जो कार्बन फैमिली है, ठीक, इसका जो Ea है ये NH2NP2 है, जबकि यहाँ पे अपने पास NH2NP3 है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये आपका NH2NP3 है। तो क्योंकि ये P3 कॉन्फ़िगरेशन है तो इलेक्ट्रॉन लेते ही इसका P3 कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी ये लूज़ कर देगा। तो इस कारण से इसके इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाती है, जबकि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है क्या है? P2 है। तो P2 है तो ये इलेक्ट्रॉन लेते ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? P3 में। और ये P3 में कन्वर्ट होगा तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को ये ईजिली ले लेगा। तो इसीलिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो Ea जो है वो कार्बन फैमिली का ज़्यादा है। अब इसमें भी एक पॉइंट याद रखेंगे कि देखो कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो देखो जैसे अगर डेटा भी देखें हम तो कार्बन नाइट्रोजन में ज़्यादा किसका होगा? कार्बन का। रीज़न क्या बताओगे? कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन था ये P2 था, इलेक्ट्रॉन लेते ही ये P3 में कन्वर्ट होगा, जबकि ये ऑलरेडी किस में था? ये P3 में था। तो इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है वो क्या है? कम है, क्योंकि
ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा। सिलिकॉन फास्फोरस में सिलिकॉन, ठीक ना। तो रीजन क्लियर है भाई, इन सब का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये P2 है और इन सब का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये P3 है। अच्छा, लेड और बिस्मथ में बस एक्सेप्शन है। लेड और बिस्मथ में बिस्मथ का जो ये है वो ज़्यादा होता है। रीज़न ये है, यहाँ पे जेड इफेक्टिव फैक्टर डोमिनेट कर जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में जो आपका जेड इफेक्टिव फैक्टर है, तो जेड इफेक्टिव डोमिनेट्स। यहाँ पे आपका जो जेड इफेक्टिव फैक्टर है ये डोमिनेट करता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के पास एफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। एफ इलेक्ट्रॉन की जो शील्डिंग है वो पुअर होती है, तो वैलेंस शेल पे जो जेड इफेक्टिव है वो डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाता है। तो हमें पता है लेफ्ट टू राइट जो जेड इफेक्टिव है वो इंक्रीज करता है, और जेड इफेक्टिव जब इंक्रीज करेगा तो ई भी जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो लेड और बिस्मथ में जो ई है वो ज़्यादा किसका होता है? बिस्मथ का होता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं जनरली लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? जनरली। जनरली क्यों? क्योंकि कार्बन फैमिली में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन का जो ई है वो इन चारों से ज़्यादा है, जबकि लेड और बिस्मथ में जो ई है वो ज़्यादा किसका है? बिस्मथ का। क्यों? क्योंकि इस पे जो जेड इफेक्टिव है वो हाई है, इस पे जो जेड इफेक्टिव है वो लो है। तो ये था अपना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसमें हमने कुछ पीरियोडिक वेरिएशन देखे। नेक्स्ट और लास्ट जो इसमें बच गया है पीरियोडिक वेरिएशन वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और सबसे सिंपल भी है ये। तो नेक्स्ट जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसको मिटा रहे हैं। तो नेक्स्ट जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है ये आपका है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको En से डिनोट करते हैं। इसका जो सिंबल है ये चाय होता है, जिसको X लिख रहा हूँ मैं। तो इसका जो सिंबल है वो इस तरह से चाय, CHI से इसको डिनोट करते हैं, ठीक। या कई बार सिंपली इसको X भी लिख देते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ठीक। तो किसी एटम की इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उस टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड टुवर्ड इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो इट इज द टेंडेंसी, ये एक टेंडेंसी है ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है किसी एटम की, उस टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू attract shared pair of electrons toward itself, ठीक। अच्छा, अब क्योंकि ये एक टेंडेंसी है इस कारण से, ठीक ना, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इट इज अ यूनिट लेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसका कोई यूनिट नहीं होता है। यूनिट क्यों नहीं होता है? तो इसका रीजन सिंपल सा है, हम यहाँ टेंडेंसी की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से जैसे जूल, न्यूटन, ऐसा कोई यूनिट यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। अब इसको जैसे एक एग्जांपल समझें, ठीक ना। तो जैसे देखो है क्या कि एक मॉलिक्यूल लें HCl, तो H और HCl के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। अब कोवेलेंट बॉन्ड में यहाँ पे इस तरह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में शेयर्ड, ठीक है ना, इसको बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये इक्वल शेयरिंग से बना हुआ है। इक्वल शेयरिंग मतलब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका है? क्लोरीन का है, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं इक्वल शेयरिंग। अब अगर दोनों में इक्वल शेयरिंग हुई है तो किसी पे भी प्लस माइनस चार्ज नहीं आना चाहिए। जैसे इस पे भी कोई भी प्लस माइनस चार्ज नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो शेयरिंग है वो कैसी शेयरिंग है? इक्वल शेयरिंग है। अब इसमें देखो एक्सपेरिमेंटली हमें क्या मिलता है कि हाइड्रोजन पे पार्शियल प्लस का चार्ज मिलता है और क्लोरीन पे पार्शियल माइनस का चार्ज मिलता है, ठीक ना। हाइड्रोजन पे चार्ज कैसा मिलता है?
पार्शियल प्लस, और क्लोरीन पे चार्ज कैसे मिलता है आपको, पार्शियल माइनस। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन जो है इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। भाई जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ जब अट्रैक्ट करेगा तभी तो इस पर पार्शियल माइनस आएगा और इस पर चार्ज कैसा आएगा, पार्शियल प्लस। इसका मतलब ये हुआ, अट्रैक्ट करने का मतलब ये हुआ कि ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा समय के लिए किसके पास है, क्लोरीन के पास है, और कम समय के लिए किसके पास है, हाइड्रोजन के पास है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की ये जो टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। तो किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है, उस टेंडेंसी को हम लोग जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेज़र करने से हमें मिलता क्या। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेज़र करने से बॉन्ड की पोलैरिटी हम लोग मेज़र कर सकते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में क्लोरीन जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, और इस बॉन्ड में जो पोलैरिटी है वो उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। पोलैरिटी मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ पोल्स, ठीक है ना। जितना ज़्यादा पोलैरिटी होगा, पोल्स जो है उनका मैग्नीट्यूड उतना हाई होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन क्या है, इट इज यूज्ड टू मेजर पोलैरिटी इन अ बॉन्ड। ये किसी बॉन्ड में पोलैरिटी को मेजर करता है। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, क्योंकि एक टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी को मेज़र कैसे करेंगे। तो इसको मेज़र करने के लिए कई सारे स्केल दिए गए हैं, ठीक। जिसमें से पहला स्केल जो है, जो हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है पॉलिंग स्केल, ठीक। पॉलिंग स्केल जो है ये अपना एक्सेप्टेड स्केल भी है। इसके अलावा एक दो स्केल्स और हैं, जैसे मूल्किन स्केल है और ऑलरेड-रॉशाव स्केल है, तो उसको भी शॉर्ट में एक बार देखेंगे। लेकिन जो अपना एक्सेप्टेड स्केल है और जो अपने सिलेबस में भी है वो है पॉलिंग स्केल। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉलिंग स्केल की। तो पॉलिंग स्केल जो है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन डिफरेंट स्केल्स, ठीक। तो इसमें सबसे पहला जो स्केल है ये है आपका पॉलिंग स्केल, ठीक। पॉलिंग स्केल जो है ये जो बॉन्ड होता है इसके बॉन्ड एनर्जी पे बेस्ड होता है, ठीक है ना। दिस स्केल इज बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये जो आपका स्केल है, दिस स्केल इज बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी पे बेस्ड होता है, ठीक। अब देखो इसका एक फॉर्मूला भी है, और ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ जो पॉलिंग ने डिराइव किया है। कई बार क्वेश्चन फॉर्मूला पे भी आ जाता है। तो यहाँ पे जैसे मान लो ए और बी, कि ए और बी दो एटम्स है और इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ठीक। अब पॉलिंग ने एक फॉर्मूला दिया है कि एक्स बी माइनस एक्स ए, ठीक ना। इस सिंबल का मतलब है कि बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक। यहाँ पे मान लो कि जो बी है, तो बी की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एक्स बी है, और ए की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, एक्स ए। तो एक्स बी माइनस एक्स ए, अगर बी बड़ा है तो एक्स बी माइनस एक्स ए, और अगर ए बड़ा है तो एक्स ए माइनस एक्स बी, ठीक ना। इस साइन का मतलब ये होता है। तो इट इज इक्वल टू 0.102 इंटू अंडर रूट डेल्टा नॉट, ठीक। तो ये जो डेल्टा नॉट है इसको बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी, ठीक ना। तो रेजोनेंस एनर्जी, डेल्टा नॉट इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक दूसरा फॉर्मूला दिया गया है। डेल्टा नॉट इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल तो आपको लैब से पता चलेगा, ठीक ना, ये लेबोरेटरी में ही से ही हमें पता चलता है, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी थ्योरेटिकल।
थ्योरेटिकल मतलब जो कैलकुलेटेड है, ठीक है, इसका मॉडुलस। तो यहाँ पे अपने पास जो बॉन्ड एनर्जी है, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी एक्सपेरिमेंटल माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी थ्योरेटिकल, ठीक ना। यानी कि जो ए बी का जो बॉन्ड एनर्जी है इसमें जो एरर हमें मिल रहा है, ठीक ना, जो थ्योरेटिकल हमने कैलकुलेट किया माइनस जो एक्सपेरिमेंटल। तो एक्सपेरिमेंटल तो आपको लैब से मिलेगा, थ्योरेटिकल हम कैसे बताएंगे। तो इसमें देखो जो आपका जो बॉन्ड एनर्जी है, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी जो आपका यहाँ पे थ्योरेटिकल है, इट इज इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी और बी। तो ए और बी इन दोनों का जो बॉन्ड एनर्जी है इसका जो ज्योमेट्रिकल मीन है ये आपको देता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी थ्योरेटिकल। सबसे पहले एक चीज़ समझे कि देखो जैसे मैं आपको 2 डिजिट दूँ ए और बी, और मैंने आपसे बोला कि इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, ए प्लस बी बाई 2। तो जैसे आपका अर्थमेटिक मीन होता है उसी तरह से एक ज्योमेट्रिक मीन भी होता है, और ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई बी। तो अगर 2 नंबर्स हैं आपके पास ए बी और आपसे कोई पूछ ले अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो हम सीधा बोलेंगे ए प्लस बी बाई 2। और अगर हमसे कोई बोल दे कि ए बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई बी। अब जैसे यहाँ पे अपने पास जैसे एक एग्जांपल समझें, तो जैसे मान लो HCl है, ठीक। तो HCl में जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कहाँ से आया होगा, हाइड्रोजन H2 से आया होगा, और Cl कहाँ से आया होगा, तो Cl जो है वो Cl2 से आया होगा। मान लो यहाँ जो बॉन्ड एनर्जी है वो A है, यहाँ बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या है, B है। तो पॉलिंग ने ये बोला कि HCl की जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो A और B का ज्योमेट्रिकल मीन होगा, ठीक ना, अर्थमेटिक मीन नहीं, मतलब इनका एवरेज नहीं लेना है, ठीक ना, A और B का एवरेज नहीं लेना है, A और B का क्या लेना है आपको, ज्योमेट्रिकल मीन। तो इसके जो बॉन्ड एनर्जी होगी थ्योरेटिकल वो क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई B। तो देखो इन सब वैल्यूज को पुट करना है क्वेश्चंस में हमें, ठीक है ना, ये सब वैल्यूज दिए जाते हैं। आपको एक PDF मिला होगा पीरियोडिक टेबल का, तो उसमें एक सब टॉपिक होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो उसमें इस तरह के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि आपको कुछ डेटा गिवन है, डेटा में जैसे आपको बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी इस तरह से गिवन होगा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी थ्योरेटिकल मिल जाएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी थ्योरेटिकल मिल गया, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी एक्सपेरिमेंटल आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट पता चलते ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हमें यहाँ से पता चल जाता है, ठीक ना। अब उसमें भी अगर किसी एक एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है तो दूसरे एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह से जो पॉलिंग था उसने कई सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पर कैलकुलेट किया, और एक्सपेरिमेंटली जो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज़ हैं, तो सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को हमें याद भी रखना है, ठीक है, कुछ वैल्यूज़ को हमें याद रखना है। तो यहाँ मैं कुछ वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, उन वैल्यूज़ को हमें याद रखना है, ठीक। तो इसमें सम EN वैल्यूज़ टू बी रिमेंबर्ड, ठीक। तो कुछ EN वैल्यूज़ है जो हमें याद होनी चाहिए। तो इसमें जैसे आपका हो गया फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पॉलिंग स्केल में ये 4.0 होती है। सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पूरे पीरियोडिक टेबल में वो किसकी है, फ्लोरीन की है। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें ऑक्सीजन, तो इसका है 3.5, क्लोरीन तो इसका होता है 3.1, नाइट्रोजन तो इसका होता है 3.01, फॉस्फोरस तो इसका होता है 2.18, इसके बाद कार्बन, तो कार्बन का 2.5, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन का 2.1, सल्फर का होता है 2.58, इसके बाद आपका ब्रोमीन तो ब्रोमीन का 2.85, आयोडीन का 2.55, ठीक। तो ये कुछ कॉमन एलिमेंट्स थे। तो इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने यहाँ पे लिखा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें बिल्कुल याद होना चाहिए। सेकंड जो स्केल है तो ये था अपना पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल जो है ये साफ साफ दिख रहा है फॉर्मूले से कि ये बॉन्ड एनर्जी पे बेस्ड होता है। इसके बाद सेकंड जो आपका स्केल दिया गया था वो था मुल्केन स्केल, ठीक ना। तो मुल्केन स्केल जो है नेक्स्ट बात करेंगे मुल्केन स्केल। तो सेकंड जो स्केल है इसमें
वो है आपका मुलिकन स्केल। तो मुलिकन स्केल जो है, इसमें बस इतना बोला कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा इन मुलिकन स्केल। अब ये याद रखना कि जो एक्सेप्टेड स्केल है वो पॉलिंग स्केल है। मुलिकन स्केल हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला था ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। मुलिकन स्केल से हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इन पॉलिंग स्केल। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो, मुलिकन स्केल में ये बोला गया था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी और एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसका एवरेज होगा। ठीक, मतलब मुलिकन स्केल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो उस एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी और उस एटम का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसका एवरेज वैल्यू होगा। ठीक, यानी IE + EA/2 ये जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी आपकी मुलिकन स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये देखा गया है, ठीक ना, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पॉलिंग स्केल, मुलिकन स्केल, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन मुलिकन स्केल is about 2.8 times larger than पॉलिंग स्केल। ठीक, तो ये यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है कि मुलिकन स्केल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आती है ये लगभग 2.8 टाइम्स ज़्यादा आती है एज कम्पेयर टू पॉलिंग स्केल। तो यहाँ से एक रिजल्ट अपने पास आता है कि जो XM है, तो XM इक्वल टू, सॉरी हाँ, तो यहाँ पे जो XM है तो XM इक्वल टू 2.8 इंटू XP। ठीक, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो XP है, ठीक, XP इक्वल टू XM/2.8 या XP इक्वल टू IE + EA/2 डिवाइडेड बाई 2.8। तो यहाँ से देखो पॉलिंग स्केल का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला अपने पास मिल जाता है, XP इक्वल टू IE + EA डिवाइडेड बाई 5.6। ठीक, अभी हमने देखा था कि पॉलिंग स्केल का जो फॉर्मूला था ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। इसमें हमने देखा इट इज इक्वल टू 0.102 रूट ऑफ डेल्टा नॉट। एक चीज़ और ध्यान रखना इसमें कि वहाँ पे नोट लगा एक पॉइंट लिख लेना, जहाँ पॉलिंग स्केल हमने पढ़ा था कि बॉन्ड एनर्जी मस्ट बी इन किलो जूल पर मोल। जो बॉन्ड एनर्जी था इन पॉलिंग स्केल, पॉलिंग स्केल में जो हमने लिखा था बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA मल्टीप्लाइड बाय बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB, इस तरह से जो हमने फॉर्मूला लिखा था, उस फॉर्मूले में जो बॉन्ड एनर्जी है वो किस में होना चाहिए? किलो जूल पर मोल। मान लो अगर क्वेश्चन में वो किलो कैलोरी में दे दे, तो किलो कैलोरी में दे दे तो उसको पहले आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? किलो जूल में। ठीक, या फिर जो वहाँ कांस्टेंट था वो आपको याद होगा XA - XB इक्वल टू 0.102 इंटू डेल्टा नोट लिखा था आपने। तो दो ऑप्शन है, या तो सब बॉन्ड एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दें? किलो कैलोरी में, या फिर अगर किलो कैलोरी में कन्वर्ट नहीं करना है तो इस कोफिशिएंट को आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे अपने पास XA - XB इक्वल टू 0.208 208, ठीक है ना, 208 रूट ऑफ डेल्टा नॉट। ये तब यूज़ करना है जब बॉन्ड एनर्जी इज इन किलो कैलोरी पर मोल। अगर बॉन्ड एनर्जी जो है वो किलो कैलोरी पर मोल में है तो ऐसे केस में जो कोफिशिएंट है क्या लगाओगे? 0.208। और बॉन्ड एनर्जी जो है वो अगर किलो जूल पर मोल में दिया गया है तो इस केस में कोफिशिएंट क्या लगाएंगे? 0.102। लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मुलिकन स्केल से जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाता है। यहाँ से जो फॉर्मूला मिल रहा है कि पॉलिंग स्केल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, तो अगर हमें एलिमेंट का IE पता है और एलिमेंट का क्या पता है? EA, तो IE यानी आयनेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को जोड़कर किसे डिवाइड कर दें? 5.6। तो यहाँ से पॉलिंग स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें मिल जाती है। ठीक, और जो लास्ट स्केल है, तो लास्ट स्केल जो है ये है आपका यहाँ पे ऑलरेड-रॉशॉव स्केल। तो ऑलरेड-रॉशॉव स्केल जो है, थर्ड स्केल जो है ये है आपका ऑलरेड
रॉशाउ स्केल। अब देखो ऑलरेड रॉशाउ स्केल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस स्केल से पॉलिंग स्केल का फॉर्मूला और ज़्यादा सिंपल हो जाता है। ऑलरेड रॉशाउ ये दो साइंटिस्ट थे, तो इन दो साइंटिस्ट ने ये देखा, ठीक ना, कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ जाती है। और इन दोनों ने ये देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। एटॉमिक रेडियस का जब स्क्वायर एटॉमिक रेडियस जब बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से उन्होंने एक फार्मूला बनाया, फार्मूला ये बनाया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इन ऑलरेड रॉशाउ इट इज इक्वल टू, अब इक्वल लगाया है तो कुछ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमें यूज करना पड़ेगा, तो इट इज इक्वल टू 0.359 ये कांस्टेंट है मल्टीप्लाइड बाई जेड इफेक्टिव बाई आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हमें ऑलरेड रॉशाउ से एक फार्मूला मिलता है। अब ये देखा गया है कि पॉलिंग स्केल और ऑलरेड रॉशाउ स्केल में जो वैल्यूज आती हैं इनमें 0.744 का डिफरेंस होता है। तो अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो XP है, ठीक ना, XP इक्वल टू XAR प्लस 0.744, यानी कि जो XAR है इसमें 0.744 वैल्यू ऐड कर दें तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाता है, XP मिल जाता है। तो XP का एक नया फॉर्मूला हमारे पास मिल गया, XP इक्वल टू 0.359 Z इफेक्टिव बाई आर स्क्वायर प्लस 0.744। तो देखो कोई आपको एटम गिवन है, ठीक, तो स्लेटर्स रूल से हमने Z इफेक्टिव निकालना सीखा है, तो Z इफेक्टिव हम उसका निकाल सकते हैं। और अगर उसका एटॉमिक रेडियस भी आपको दे दिया जाए, ठीक ना, एटॉमिक रेडियस भी अगर दे दिया जाए तो यहाँ से हम लोग उस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इन पॉलिंग स्केल। ठीक है, जो एक्सेप्टेड स्केल है वो कौन सा स्केल है, पॉलिंग स्केल। तो हमने 3 स्केल पढ़े, पॉलिंग स्केल, दूसरा स्केल देखा मुल्किन स्केल, और तीसरा स्केल जो हमने देखा वो था ऑलरेड रॉशाउ स्केल। इन 3 स्केल के बाद नेक्स्ट बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ तक कोई डाउट होगा तो चैट सेक्शन में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो देखो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है जेड इफेक्टिव। अब ये तो क्लियर ही होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, ठीक है ना। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इस कारण से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बढ़ जाएगा। दूसरा जो है वो है इसमें शेल नंबर। तो शेल नंबर की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शेल नंबर। वो तो ऑलरेडी रॉशाउ स्केल से ही पता चल रहा है कि जब रेडियस बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, घटेगी। तो एटम का साइज जितना बड़ा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी क्या होगी, कम हो जाएगी। तीसरा फैक्टर जो है जिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है, तो तीसरा जो फैक्टर है वो है आपका शील्डिंग कांस्टेंट। तो शील्डिंग कांस्टेंट सिग्मा। तो शील्डिंग कांस्टेंट जो है आपको पता है कि जो जेड इफेक्टिव होता है ये आपका होता है जेड माइनस सिग्मा। तो सिग्मा बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव जो है वो क्या होगा, घटेगा। जेड इफेक्टिव घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घट जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो घटेगी। अच्छा, इसके बाद फोर्थ जो है, तो फोर्थ फैक्टर जो है आपका ये है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना बढ़ाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बढ़ने से जो जेड इफेक्टिव है वो बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव जब बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जो है वो बढ़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ Fe2+ Fe3+, इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी होगी, तो यहाँ आयरन पे चार्ज कितना है 2+, यहाँ पे चार्ज कितना है 3+। चार्ज बढ़ेगा
तो इलेक्ट्रॉन को वो ज़्यादा अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो Fe2+ Fe3+ में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव Fe3+ है। इसी तरह से क्रोमियम 3+, क्रोमियम 6+ में ज़्यादा कौन हो जाएगा, क्रोमियम 6+। इसी तरह से अगर आपसे पूछें कि Mn2+, Mn2+, Mn4+, Mn7+, तो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हो जाएगी, Mn7+। इसी तरह से अगर आपसे मैं पूछूं कि Cr2O3 और CrO3 इसमें किस क्रोमियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए क्रोमियम पे 3+ है, यहाँ क्रोमियम पे कितना है 6+, तो इस वाले क्रोमियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा होगी। इसी तरह से अगर मैं पूछूँ आपसे कि यहाँ पे अपने पास MnO2, MnO और Mn2O7 इसमें किस मैंगनीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो इसमें Mn पे चार्ज 4+ है, यहाँ पे 2+ है, यहाँ पे 7+ है, तो A, B और C, तो यहाँ 7+ है तो सबसे ज़्यादा C हो जाएगा। C के बाद कौन आएगा, A के बाद कौन आएगा, B। तो हमने ये जो फैक्टर पढ़ा इसमें ये देखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट जब बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ जाएगा। आखिरी जो लास्ट फैक्टर है वो है आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो फिफ्थ जो फैक्टर है 5, तो 5 है आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। इस पॉइंट को केमिकल बॉन्डिंग में फिर से उठाना है, ठीक। तो बॉन्डिंग में इसको फिर से देखेंगे हम लोग कि जब परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है तो एस कैरेक्टर के बढ़ने से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो शॉर्टर एंड बल्कियर हो जाते हैं। शॉर्टर एंड बल्कियर होने से इसको मैं फिर इसमें बता दूं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो शेप होता है उसमें एक लोब बड़ा एक लोब छोटा होता है। परसेंटेज एस कैरेक्टर जब बढ़ता है तो लोब का जो शेप है वो शॉर्टर एंड बल्कियर हो जाता है, ठीक ना। परसेंटेज एस कैरेक्टर के बढ़ने से SPDF में न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक कौन है, S, और S का जब कैरेक्टर बढ़ेगा तो जो लोब है वो न्यूक्लियस के नज़दीक चला जाएगा। तो न्यूक्लियस के नज़दीक जाने से जो Z इफेक्टिव है वो इंक्रीज कर जाता है और इस कारण से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज कर जाता है। यहाँ पे आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखा कि जब परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है तो लोब्स जो होते हैं, लोब्स का जो शेप होता है वो शॉर्टर एंड बल्कियर हो जाता है, ठीक ना। इसका जो शेप है वो कैसा हो जाएगा, शॉर्टर एंड बल्कियर। इस पॉइंट को बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है कि एस कैरेक्टर जब किसी लोब में बढ़ेगा तो लोब कैसा हो जाएगा, शॉर्टर एंड बल्कियर, यानी बॉन्ड लेंथ जो है वो घट जाती है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखें तो जैसे आपका CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का वो sp3 है, यहाँ sp2 है, यहाँ sp है। यहाँ s कैरेक्टर 25% है, यहाँ पे 33.33% है, यहाँ पे अपने पास कितना है 50% है। तो s कैरेक्टर जब बढ़ता है तो s कैरेक्टर बढ़ने से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में जो परसेंटेज s कैरेक्टर है वो क्योंकि बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जो है वो बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की होती है 2.5, जबकि इस कार्बन की 2.75 और इस कार्बन की बढ़ के हो जाती है 3.25। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज करेगा जब परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये जो पॉइंट था ये केमिकल बॉन्डिंग में रिपीट भी होगा। तो एस कैरेक्टर को यहाँ पे मैंने लिखवा दिया है, पर एस कैरेक्टर डिटेल में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में फिर से देखेंगे। अब इसमें देखो आपके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था ये 5 फैक्टर पे डिपेंड करता था। पहला था Z इफेक्टिव, दूसरा शेल नंबर, तीसरा शील्डिंग कांस्टेंट, चौथा है ऑक्सीडेशन स्टेट। एलिमेंट अगर सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा। और लास्ट फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन। अगर किसी एटम का हाइब्रिडाइजेशन चेंज करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज करने से उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसका जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो चेंज हो जाएगा। तो ये था आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट है आपका पीरियोडिक वेरिएशन इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखो पीरियोडिक वेरिएशन में अब खास इसमें कुछ बताना नहीं है। पीरियोडिक वेरिएशन इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जब हम लोग एक पीरियड में मूव करेंगे तो जो Z इफेक्टिव है वो 0.65 से इंक्रीज करेगा और इस कारण से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी जो है लेफ्ट टू राइट जनरली इंक्रीज ही करता है। तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट,
Z इफेक्टिव इंक्रीजेस, हेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। और ये ऑब्जर्वेशन से देखा गया है कि ये 0.5 वैल्यू से इंक्रीज करता है, इट इंक्रीजेस बाई 0.5, तो बाई 0.5। एग्जाम्पल देखें, जैसे आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जैसे ये, ठीक ना। तो इसमें कार्बन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है। कैसे होती है? तो फॉर्मूला भी लिखा था हमने, पॉलिंग स्केल से इसका प्रूफ भी आता है कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये 2.5 होती है, ठीक ना। वो उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके हम लोग ये निकाल भी सकते हैं। अब नाइट्रोजन का अगर जब निकालेंगे तो इसमें 0.5 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अपने पास 3.0, 0.5 और ऐड कर देंगे 3.5, 0.5 और ऐड कर देंगे तो 4.0। तो एक पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है लगभग 0.5 वैल्यू से जो है वो इंक्रीज करती है। अच्छा, इसके बाद एक ग्रुप की अगर बात करें तो ग्रुप में मूव करने पर जो शेल नंबर है वो इंक्रीज करता है, और शेल नंबर के इंक्रीज करने के कारण जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज करती है, ठीक। तो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, तो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम शेल नंबर इंक्रीजेस, देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। जैसे देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो फ्लोरीन का 4.0 है, क्लोरीन का जो है वो 3.1 है, ब्रोमीन का 2.85 है, और आयोडीन का जो है ये 2.55। तो डाउन द ग्रुप मूव करने पर, अब यहाँ सीक्वेंस नहीं है लेकिन जो ट्रेंड है वो हमें याद होना चाहिए कि टॉप टू बॉटम मूव करने पर शेल नंबर बढ़ेगा, और शेल नंबर जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो घटेगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नोबल गैसेस is considered as 0, ठीक ना। नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको हम लोग 0 मानते हैं। क्यों? क्योंकि नोबल गैसेस वैसे तो बॉन्ड ही नहीं बनाते हैं और उनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की कोई टेंडेंसी नहीं होती है, एक्सेप्ट क्रिप्टन एंड जेनॉन। तो एक्सेप्ट क्रिप्टन एंड जेनॉन, क्योंकि क्रिप्टन और जेनॉन कुछ कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। जेनॉन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जैसे XeF2, XeF4, XeF6, XeO2F2, XeOF4। तो इस तरह से कई सारे कंपाउंड्स को बनाता है। तो अगर वो बॉन्ड बना रहा है तो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा या इलेक्ट्रॉन को दे रहा होगा, तो इस कारण से उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिफाइंड। अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कुछ यूजेस भी हैं, तो एक दो यूजेस देखेंगे, ठीक ना। ये लास्ट टॉपिक चल रहा है अपना, ठीक। तो यूजेस ऑफ या एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो पहला एप्लीकेशन है, इट इज यूज्ड टू मेजर परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। तो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं, ठीक। कैसे? इसका एक फॉर्मूला दिया गया है, ठीक ना। तो इसका जो फॉर्मूला है, ठीक ना, ये फॉर्मूला है आपका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 डेल्टा एक्स प्लस 3.5 डेल्टा एक्स का स्क्वायर मॉड डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है? आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमने वो गिवन है तो उसको सीधा पुट करके हम लोग परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। इसको हैने स्मिथ इक्वेशन भी बोलते हैं। दिस इक्वेशन इज नोन एज हैने स्मिथ इक्वेशन। जैसे अगर पूछूं आपसे क्वेश्चन, यहाँ पे सीधा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ कि कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन HCl मॉलिक्यूल। HCl में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन जो है ये 2.1 है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन जो है ये 3.1 है। ये वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में गिवन है तब तो अच्छी बात है, अदरवाइज हमने एक टेबल बनाया था तो ये जो वैल्यूज़ है वो हमें याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो डेल्टा एक्स है ये 3.1 माइनस 2.1, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, ठीक। अब जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला है वो 16 इंटू डेल्टा एक्स मॉड ऑफ डेल्टा एक्स प्लस 3.5 इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है? 1।
तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 है, तो 16 प्लस 3.5, तो ये आपका हो जाएगा 19.5। तो देखो है क्या, जो वैल्यू अपने पास आ रही है कि जो HCl मॉलिक्यूल है, आपको पता है भाई क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन पे पार्शियल माइनस, इस पर चार्ज कैसा होगा, पार्शियल प्लस। तो यहाँ पे कुछ आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा। आयनिक कैरेक्टर कितना आएगा, लगभग 20%। 20% ये आयनिक है और लगभग 80% ये क्या है, कोवेलेंट है। अच्छा, तो ये था इसमें हैने-स्मिथ इक्वेशन। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो ये अपने से हो जाना चाहिए। सेकंड जो इसका एप्लीकेशन है वो है मेटालिक कैरेक्टर। बस 5 मिनट, ठीक। तो सेकंड है इसमें मेटालिक कैरेक्टर, नहीं चैप्टर लगभग खत्म है 5 मिनट में। तो मेटालिक कैरेक्टर, तो मेटालिक कैरेक्टर जो है, देखो जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लेने की, यानी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। और मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को देने की, तो उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या जो मेटालिक कैरेक्टर है, मेटालिक कैरेक्टर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, जब हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। इस कारण से जो मेटालिक कैरेक्टर है वो घटता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। और टॉप टू बॉटम मूव करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज करता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करने के कारण जो मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज करता है। तो टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर घटेगा। लास्ट जो इसमें इसका एप्लीकेशन है वो है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो थर्ड और जो लास्ट इसमें जो है वो है आपका एप्लीकेशन नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में ऑक्साइड्स जो है, ऑक्साइड्स, तो ऑक्साइड्स आपके 4 टाइप के होते हैं। पहला है आपका यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड। तो एसिडिक ऑक्साइड किसको बोलोगे आप, ऐसा ऑक्साइड जिसको पानी में डिजोल्व करे और पानी में जाते ही वो कोई एसिड बनाए, ठीक ना, या मीडियम को एसिडिक कर दे, या उसके एक्वा सोल्यूशन में अगर ब्लू लिटमस डाला जाए तो वो उसको रेड में कन्वर्ट कर दे। तो ऐसे ऑक्साइड को क्या बोलेंगे हम लोग, एसिडिक ऑक्साइड। जनरली जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक। अब लेफ्ट टू राइट जब हम लोग मूव करेंगे तो अभी हमने देखा लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर घटेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो ऑक्साइड्स का जो नेचर होगा वो क्या हो जाएगा, एसिडिक होता चला जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर ऑक्साइड्स का जो एसिडिक नेचर है वो बढ़ता है। क्यों, क्योंकि नॉन मेटालिक नेचर बढ़ेगा, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड जनरली कैसे होते हैं, आपके एसिडिक होते हैं। सेकेंड टाइप के जो ऑक्साइड्स हैं ये आपके बेसिक ऑक्साइड्स हैं। तो बेसिक ऑक्साइड कैसे, किसको बोलेंगे, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे आपका CO2 या SO2। तो CO2, SO2 ये सब जो ऑक्साइड्स हैं ये सब एसिडिक नेचर के होते हैं। ये सब पानी में जाते ही कोई ना कोई एसिड बनाएंगे, और एसिडिक ऑक्साइड जनरली नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं। बेसिक ऑक्साइड्स क्या है, ऐसे ऑक्साइड्स जो पानी में जाते ही कोई बेस बनाए, या ऐसे ऑक्साइड जिनका एक्वा सोल्यूशन बेसिक हो, उनको हम लोग बोलेंगे बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक। बेसिक ऑक्साइड में जनरली आपके जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक, ठीक। फॉर एग्जांपल जैसे आपका Na2O है, K2O है, CaO है, ठीक ना, ETC। तो जनरली जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं। डाउन द ग्रुप मूव करने पर जो मेटालिक नेचर है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो ऑक्साइड्स का जो नेचर है वो बेसिक होता चला जाता है। ऑक्साइड में, मेटल में मेटालिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उसके ऑक्साइड का बेसिक नेचर भी उतना ज़्यादा होगा। या इस तरह से बोले, मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना कम होगा उसके ऑक्साइड का जो बेसिक नेचर है वो उतना ज़्यादा होगा। तीसरा जो है वो न्यूट्रल ऑक्साइड है। न्यूट्रल ऑक्साइड सिर्फ 3 है आपके। न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड के नाम से पता चल रहा है न्यूट्रल, मतलब ना वो एसिड के साथ रिएक्ट करे ना बेस के साथ रिएक्ट करे। तो न्यूट्रल ऑक्साइड सिर्फ 3 है, CO, NO, N2O। इन तीनों को हमें बिल्कुल याद रखना है, ठीक ना। 3 ऑक्साइड्स है जो न्यूट्रल होते हैं, CO, NO और N2O। और चौथे जो ऑक्साइड्स हैं इनको एम्फोटेरिक बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड है जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करे, बेस के साथ भी रिएक्ट करे।
इसका जो ट्रिक है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, और ये ट्रिक से हमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड याद रखना है। तो इसका जो ट्रिक है, जनाबे आली ने गाया सुना करे वो सभी, आसमान के 3533 प्रभु, एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। तो इतने जो ऑक्साइड है इनका जो नेचर है वो एम्फोटेरिक होता है। इसको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जनाबे आली ने गाया सुना करे वो सभी, आसमान के 3533 प्रभु, इन सब के जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक होंगे। इसके अलावा अगर किसी मेटल का ऑक्साइड है और उस मेटल पे चार्ज +4 का है तो उसका भी जो ऑक्साइड है वो कैसा होगा, एम्फोटेरिक होगा। एक चीज़ ध्यान रखना कि जिस पे ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन्ड है उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा, लेकिन जिस पे ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन नहीं है, जैसे टिन है, तो टिन के जो भी ऑक्साइड बनेंगे सारे एम्फोटेरिक होंगे। जैसे SNO, SNO2 ये सभी क्या है आपके एम्फोटेरिक हैं। तो इसी के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खत्म हुआ। और जो है आपको एक असाइनमेंट मैंने ऑलरेडी दे रखा है PDF फॉर्मेट में, उसमें क्वेश्चंस हैं जिसको टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है। अब आप सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और अगर कोई डाउट आएगा तो उसको व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर मुझे पर्सनली भी आप भेज सकते हो, तो उसका जो है सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बायोम मेडिकल 2018 में रांची से बेस्ट एंड हाईएस्ट रिजल्ट देने वाला सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम, अ लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। और अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली नियर विमेंस कॉलेज एंड शिवपुरी टिलबर्न कॉलोनी, ऑपोजिट स्प्रिंग सिटी मॉल, हीनू, रांची।